के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई कितना भी डीप क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप सारे कॉन्सेप्ट बता पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, अगर हम बात करते हैं और वो ट्रांसफार्मर अगर किसी लोड को कैरी कर रहा है यानी कि लोड को सप्लाई कर रहा है बेसिकली, तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रांसफार्मर से जो करंट फ्लो कर रहा होगा पूरे सिस्टम में वो रेटेड लोड करंट फ्लो कर रहा होगा। और ऐसे केस में अगर सर्किट ब्रेकर जो होंगे वो क्लोज होंगे। मान के चलते हैं भाई कोई फॉल्ट हो गया, जैसी फॉल्ट होगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेकर जो तुम्हारे क्लोज थे वो सेंस करके ट्रिप सिग्नल जनरेट होगा और ऐसे केस में सर्किट ब्रेकर जो होंगे वो आपके मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट जाएगा और ऐसे केस में सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, है ना। अब सर्किट ब्रेकर जब ओपन होगा तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर एक आर्क एस्टेब्लिश हो जाएगी, है ना। और ये आर करंट कब तक फ्लो करता रहेगा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर्स में कि ये क्या होगा, ये आर करंट फ्लो करता रहेगा जब तक कि करंट जीरो का पॉइंट नहीं आता। ये मैं बात कर रहा हूँ एसी सर्किट ब्रेकर की, ठीक है। तो उसके अंदर एक नेचुरल करंट जीरो पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी नेचुरल करंट जीरो पॉइंट की। और जैसे ये पॉइंट आएगा उसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा करंट है यानी कि जो आर्क है वो बाय नेचर इटसेल्फ यहाँ पर एक्सटिंग्विश होगी, या कह सकते हैं सही शब्द मैं कहूँ तो इंटरप्ट होगी यहाँ पर। और ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच का जो एरिया है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को उसकी एकदम से बिल्टअप करेंगे, है ना। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तेजी से बिल्डअप कर पाए यानी कि रेट ऑफ राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर हमारा ज़्यादा हुआ कंपेयर टू द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो आर्क परमानेंटली इंटरप्ट हो जाएगी और कह सकता हूँ मैं आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। नाउ होता क्या है एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखें कि ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड जब आर्किंग हो रही होगी तो आर्किंग फोर्सेस यानी कि ऐसी फोर्सेस जो सर्किट ब्रेकर या जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर वो फोर्सेस जो आर्क को कह लगाए रखने के लिए, आर को स्टेबल बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, और वो फोर्सेस जो आर को खत्म करना चाहती हैं यानी कि आर को इंटरप्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, ये लगभग कंपैरेबल होती हैं। तो कंपैरेबल होने की वजह से क्या होता है कि जो आर्क होती है वो सस्टेन रहती है। ऐसा नहीं है कि आर्क बीच में इंटरप्ट हो गई ना, आर्क हमारी सस्टेन रहती है कब तक, जब तक कि करंट जीरो पॉइंट नहीं आता। जैसे ही करंट जीरो पॉइंट आता है तो आर्किंग फोर्सेज जो होती है वो वैनिश हो जाती है। भाई करंट जीरो पॉइंट है तो आर्किंग खत्म हो, इंटरप्ट होती है थोड़ी देर के लिए, और आर्क क्वेंचिंग फोर्सेज बनी रहती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आर्क क्वेंचिंग फोर्सेज एकदम से डोमिनेट करती हैं सिस्टम के अंदर और वहां पर हम आर्क को फर्दर आर्क के रीस्ट्राइकिंग को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जब हम बात करते हैं कि नॉर्मल सिनारियो की, जब रेटेड लोड करंट फ्लो कर रहा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेटेड लोड करंट के टाइम पे जो आर्किंग फोर्सेज होती हैं वो सफिशिएंटली स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसे में जो आर्क क्वेंचिंग फोर्सेज कौन ऑफर करता है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अगर आर्किंग फोर्सेज हमारी सफिशिएंटली स्ट्रांग होंगी तो जब सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो यहाँ पे आर्किंग बनी रहेगी। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ध्यान से समझ लो, कहीं भी दिमाग को ले मत जाना। जब हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे तो क्योंकि आर्किंग फोर्सेस हमारी सफिशिएंटली स्ट्रांग है तो ऐसे में ये आर्क जो होगी वो सस्टेन रहेगी, और हमारी क्योंकि आर्क सस्टेन रहेगी ऐसे केस में क्या होता है कि स्टेबिलिटी आर्क की बनी रहती है जब तक कि करंट नेचुरली इंटरप्ट नहीं होता है, नेचुरली करंट जीरो पॉइंट को हिट नहीं करता है। पर क्या होता है जब भी हम ट्रांसफार्मर की, कई बार देखा गया है कि अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर हो गया, देखो ट्रांसफार्मर हुआ या फिर रिएक्टर हो गया, जब हम लोग ट्रांसफार्मर या रिएक्टर को नया नया लगाते हैं या नो लोड पे एनर्जाइज करते हैं तो ऐसे केस में ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट को विड्रॉ करता है फ्रॉम द सिस्टम से ना। ये जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट होते हैं ये लो इंडक्टिव करंट होती हैं कंपेयर टू द रेटेड फुल लोड करंट। तो ये क्या होती हैं, ये लो मतलब कंपेयर टू द फॉल्ट करंट जो हमारा होता है, तो ये लो इंडक्टिव करंट होती हैं। क्योंकि भाई फॉल्ट करंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी होती है उसकी, जबकि मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट की सीवियरिटी हाई होती है लेकिन इतनी हाई नहीं होती कि उसको हम लोग उससे कंपेयर कर लें फॉल्ट करंट से। तो लो इंडक्टिव करंट की तरह इट विल ट्रीट, समझ में आ रही बात है, लो इंडक्टिव करंट की तरह इसको ट्रीट करा जाता है मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट को। अब क्या होता है क्योंकि लो इंडक्टिव करंट होती है तो ऐसे केस में यहाँ पर ये आपको पता ही है कि भाई अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट लगभग प्योरली इंडक्टिव ही होनी चाहिए नेचर में, क्योंकि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स को सेटअप करना, क्योंकि भाई लोड तो कोई लगा नहीं है। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट आएगी ये क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स को सेटअप करने के लिए आती है, तो प्योरली इंडक्टिव ही होती लगभग। अब क्या होता है ऐसे केस में, अब अगर ऐसे केस में जो तुम्हारा सर्किट ब्रेकर है या वहाँ जो रिले लगी हुई है, अगर मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट सफिशिएंटली हाई हुई और हमने वहाँ पर कह सकते हो कि हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले यूज़ नहीं करी, नॉर्मल रिले यूज़ करी, या बहुत बार क्या होता है मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट अगर हाई होती हैं और वो फॉल्ट की कैटेगरी में आ गई तो ऐसे केस में क्या होगा, रिले इसको फॉल्ट की तरह ट्रीट करेगी और सर्किट ब्रेकर को ओपन होना पड़ेगा। अब अगर सर्किट ब्रेकर को हम इस कंडीशन में ओपन करते हैं इन केस ऑफ मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट,
तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन करंट लो इंडक्टिव करंट होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में आर्किंग डेवलप होती है। बट समस्या क्या आती है, जो आर्क यहाँ पे बनेगी, ये आर्किंग जो होती है, इसको जिम्मेदार, इस आर्किंग को बनाए रखने के लिए जो आर्किंग फोर्सेस चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं कंपेयर टू दी फॉल्ट कंडीशंस। यानी कि जब फॉल्ट आता है उस समय जो आर्किंग होगी और जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन करंट के समय में आर्किंग फोर्सेस होंगी, इनमें जमीन आसमान का अंतर होगा। तो फॉल्ट के समय में जो आर्किंग होगी वहां पर आर्किंग फोर्सेस सफिशिएंटली स्ट्रांग होंगी। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आर्किंग फोर्सेस की ड्यूरिंग दी मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन करंट और लो इंडक्टिव करंट, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। और ऐसे में क्या होता है भाई, सर्किट ब्रेकर तो तुम तगड़ा वाला इस्तेमाल कर रहे हो, तो सर्किट ब्रेकर की तो आर्क क्वेंच फोर्स बहुत तगड़ी है ना, क्योंकि उसमें तो तुम सर्किट ब्रेकर तगड़ा इस्तेमाल कर रहे हो। और जो तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट है, या जो जिसकी वजह से आर्क सस्टेन करती है, वो आर्किंग फोर्सेस क्या आएंगे, वो वीक है, क्योंकि अब तो हम लो इंडक्टिव करंट को इंटरप्ट कर रहे हैं, ना कि सीवियर हाई फॉल्ट करंट को। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा गया कि ड्यूरिंग दी लो इंडक्टिव करंट, जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट जो होता है ट्रांसफार्मर का, जब हम स्विचिंग कर रहे होते हैं या अनलोडेड ट्रांसफार्मर या शंट रिएक्टर को जब हम कनेक्ट करते हैं फ्रॉम द सिस्टम से, तो इट विल ड्रॉ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट। अब ऐसे केस में अगर हम सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, और क्यों, क्योंकि उसने मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट जो सर्किट ब्रेकर या रिएक्टर मांग रहा है, अगर उसको एज अ फॉल्ट ट्रीट करा और सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, तो वहां पर आर्किंग होगी, जो भी हमने पीछे सीखा। अब ऐसे केस में जो आर्किंग फोर्सेज होती हैं सफिशिएंटली वीक होती हैं कंपेयर टू दी आर्क क्वेंचिंग फोर्सेज। तो इस कंडीशन में इंडक्टिव करंट विल बी इंटरप्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे पिक्चर की, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। इंडक्टिव करंट जो होगी, जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट जो हम मांग रहे थे, जो सिस्टम से ड्रॉ हो रही थी, वो इंटरप्ट हो जाएगी बिफोर इट्स नेचुरल करंट जीरो इंस्टेंट। समझ में आ रही बात ये? तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना कि अगर हम बात करते हैं फॉल्ट करंट की, सीवियर फॉल्ट करंट अगर फ्लो हो रहा होता, तो ऐसे केस में क्योंकि हमारी जो आर्किंग फोर्सेस थी वो सफिशिएंटली स्ट्रांग थी कंपेयर टू दी आर्क क्वेंचिंग फोर्सेस, तो अब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आर्क हमारी स्टेबल रहती अप टू दी करंट, नेचुरल करंट 0 पॉइंट तक। अब नेचुरल करंट 0 पॉइंट पे जाके इंटरप्ट होती है, और उसके बाद वो दोबारा आएगी नहीं आएगी, डिपेंड करता कि तुम्हारा रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज कैसा है, रेट ऑफ राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग जो करंट फ्लो हो रही है हमारी, ठीक है, करंट जो लो इंडक्टिव करंट हम लोग सिस्टम फ्लो करवा रहा है ड्यूरिंग दी सर्किट ब्रेकर ओपनिंग, उसके अंदर जो आर्क को बनाए रखने के लिए जो आर्किंग फोर्सेस हैं वो काफ़ी कमजोर हैं कंपेयर टू दी आर्क क्वेंचिंग फोर्सेस। तो ऐसे केस में क्या होता है, 0 पॉइंट होने से पहले ही आर्क क्वेंचिंग फोर्सेस जो होती हैं वो चढ़ जाती हैं, इसके ऊपर डोमिनेट कर जाती हैं, और जो करंट होती है वो इंटरप्ट हो जाती है यहाँ पर बिफोर दी नेचुरल करंट जीरो। समझ में आ रही बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखो हुआ क्या, पूरी पिक्चर को अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया कि अगर आर्किंग फोर्सेस सफिशिएंट स्ट्रांग होंगी, तो ये तब तक हमारी आर्क खत्म नहीं होगी जब तक कि हमारी करंट 0 पॉइंट, नेचुरल करंट 0 पॉइंट नहीं आता, क्योंकि यहीं पर जाके आर्क क्वेंचिंग फोर्सेस डोमिनेट कर पाती, क्योंकि उससे पहले तो लगभग बराबर थी। बट मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट के केस में क्या होता है कि जो आर्किंग करंट फ्लो कर रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, कोई खास तो होता नहीं है, फॉल्ट करंट तो है नहीं, उतना सीवियर तो है नहीं। तो ऐसे केस में आर्किंग फोर्सेज वीक है। अब आर्क फोर्सेज वीक होने की वजह से प्री मैच्योरली खत्म हो जाता है। समझ में आ रही? उसे देखो डाई आउट करना चाहिए था अपने नेचुरल करंट 0 वाले पॉइंट पर, लेकिन वो नेचुरल करंट 0 पॉइंट पे ना डाई आउट करके पहले ही खत्म हो जाता है, प्री मैच्योरली डाई आउट होता है। समझ में आ रही? वर्ड इंपॉर्टेंट है कि प्री मैच्योरली डाइज। समझ में आ रही बात? पहले ही मर जाता है। तो ये जो पहले ही मर जाता है, ये जो है यही सारी समस्या की जड़ है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो ये जो पहले ही मर गया है ना, यही बात लिख रखी, करंट जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। करंट इंटरप्शन का जो पॉइंट है वो नेचुरल करंट 0 पॉइंट के बराबर नहीं है, बल्कि उससे छोटा है, उससे पहले ही आ जाता है करंट इंटरप्शन पॉइंट। ठीक है, अब इससे क्या समस्या आती है उसको जरा